हेलो जय हिंद साथियों, आज फिर से हम सब लोग डिस्कशन में जो फिजिक्स का डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हुए वेव मोशन और हीट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। उसके आगे भी जो चैप्टर होगा हम बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन, तरंग गति। बताइए, तरंग एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। तरंग एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम के कण में कंपन उत्पन्न कर देता है। तरंग क्या है? कंपन उत्पन्न करता है। हाँ। तरंग के प्रकार कितना होता है? दो प्रकार, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग, यह तरंग पदार्थ में कंपन के कारण उत्पन्न होता है। इस तरंग के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कुछ भी हो। यांत्रिक तरंग का संचरण निर्वात में नहीं होता है। यांत्रिक तरंग का संचरण निर्वात में नहीं होता। यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। यह तरंग श्रृंग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। श्रृंग एवं गर्त, श्रृंग एवं गर्त। यह तरंग केवल ठोस एवं द्रव की सतह पर उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंग गैस में एवं द्रव के सतह के अंदर तरंग बिल्कुल ही उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। गैस में एवं द्रव के सतह के अंदर तरंग द्रव के ऊपर करता है। हाँ, अंदर बिल्कुल नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण के कंपन की दिशा लंबवत होती है। कैसी होती है? कंपन की दिशा कैसी होती है? लंबवत होती है। लंबवत है। दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसे किससे सूचित कहता है? लैम्डा से, जिसका मात्रक मीटर होता है। प्रकाश तरंग जो अयांत्रिक या विद्युत चुंबक तरंग है, किंतु इनकी प्राकृतिक कैसी होती है? अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग जो एक अयांत्रिक या विद्युत चुंबक तरंग है, इसकी प्रकृति प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक ना? पूछेगा प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे जल के सतह पर उत्पन्न तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग, ये सब क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। जैसे रस्सी में ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे ऐसे होता है, वो अनुप्रस्थ तरंग। अब होता है अनुदैर्घ्य तरंग, वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण की कंपन की गति संपीड़न एवं विरल के रूप में होता है। हाँ, यह तरंग ठोस, द्रव एवं गैस सभी माध्यम उत्पन्न किया जाता है। ठोस, द्रव एवं गैस। लेकिन अनुप्रस्थ जो ठोस और द्रव में होता है, लेकिन द्रव के निचली सतह पर नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस सब में होता है। निर्वात में भी होता है। यह तरंग ठोस, द्रव, ठोस एवं द्रव सभी माध्यम उत्पन्न किया जाता है, किंतु द्रव के सतह पर अनुदैर्घ्य तरंग के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग भी उत्पन्न होता है। द्रव के सतह पर अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। दोनों होता है। द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरह होते हैं। हाँ, द्रव के सतह पर। बताइए, द्रव के सतह के अंदर केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही उत्पन्न होता है। द्रव के सतह पर बताइए, जैसे हृदय की धड़कन, भूकंप तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कैसी है? ध्वनि तरंग, ये सब क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। द्रव की सतह पर अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों बोले। हाँ, और एक बार और कुछ बोले थे। अनुदैर्घ्य तरंग ही उत्पन्न होता है। मतलब द्रव के सतह के अंदर जो है ना केवल अनुदैर्घ्य होता है, ये बोले। द्रव के सतह के अंदर केवल अनुदैर्घ्य। द्रव की सतह के अंदर केवल अनुदैर्घ्य और तो द्रव की सतह पर दोनों। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आयाम, एम्पलीट्यूड। साम्यावस्था में से माध्यम का कण जितना अधिक दूर तक विस्थापित होती है, अधिकतम दूरी ही आयाम कहलाता है। इसका मात्रक मीटर होता है। अधिकतम दूरी आयाम कहलाता है, इसका मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल क्या होता है? माध्यम का वह कण एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहता है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसका हाँ, इकाई समय में किया गया दोलन संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, जो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर तरंग चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति में संबंध क्या है? v बराबर n लैम्डा। हाँ, v बराबर, ठीक है। v होता है तरंग की चाल, n होता है आवृत्ति, लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य, t होता है आवर्तकाल। अब होता है अयांत्रिक तरंग। इस तरंग को विद्युत चुंबक के तरंग के नाम से भी जाना जाता है। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है।
इस तरंग के संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती इस है। तरंग के संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। थोड़ी तरह यह तरंग निर्वात के साथ साथ ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में होकर गति करती है, ठीक ना। विद्युत चुंबक तरंग के बारे में किसने जानकारी दिया था? मैक्सवेल द्वारा मैक्सवेल द्वारा जानकारी दी थी। सभी विद्युत चुंबक के तरंग का वेग एक समान होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरंग की प्रकृति उदासीन होती है। उदासीन होती है। इस तरंग की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। अब बताइए, सभी विद्युत चुंबक तरंग का फोटोन का बना होता है, जिसे कभी भी विभाजित नहीं किया जाता। सभी विद्युत चुंबक की तरंग किससे बना होता है? जिसे कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं। फोटोन को बंडल ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। जी, बंडल को बंडल ऑफ एनर्जी। चलिए, गामा किरण, ठीक ना। गर्मी नहीं, गर्मी में मतलब आयांतरिक तरंग के उदाहरण नहीं, इसी का है। विद्युत चुंबक तरंग है गामा रे, मैक्रो, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावेड, विजुअल रे। आंतरिक तरंग का होता है। हाँ, गामा रे माइक्रो अयांत्रिक तरंग हुआ ये, मतलब कि ये विद्युत चुंबक की तरंग हुआ हो। मतलब जिसे गामा रे हुआ ना, माइक्रोवेव हुआ, रेडियो वेव हुआ, इंफ्रारेड हुआ, एक्सरे हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, विजुअल, ये सब क्या हुआ? विद्युत तरंग, विद्युत चुंबक की तरंग। हाँ, अब बताइए गामा रे, इसकी खोज किसने किया था? गामा की खोज हेनरी बैकुरल ने किया। यह अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य को विद्युत चुंबक तरंगदैर्घ्य होता है। यह अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबक तरंगदैर्घ्य होता है, जिससे कारण इसमें अत्यधिक ऊर्जा संचित रहता है, ठीक ना। अच्छा, इसका तरंग दैर्घ्य परिसर कितना से कितना मीटर के बीच होता है? 10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर के बीच इसकी होता है, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य परिसर मतलब गामा किरण की तरंग दैर्घ्य 10⁻14 मीटर से 10⁻10। इसकी उत्पत्ति नाभिक में होता है। गामा की उत्पत्ति ठीक है, नाभिक। इसमें आयन क्षमता बहुत कम होती है, किंतु भेदन क्षमता अधिक होता है। बहुत अधिक। इससे पहले पढ़े थे। जी। अब होता है एक्सरे। एक्सरे कौन खोजा था? इसका रॉन्टजेन, एक्सरे रॉन्टजेन। इसका तरंग दैर्घ्य बताइए। इसका तरंग दैर्घ्य 10 से 10⁻8 10⁻10 से 10⁻8 मीटर। 10⁻10 से 10⁻8। बताइए, इस किरण का उपयोग रोगियों की सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव करने में एवं जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। परावैंगनिक किरण, ये परावैंगनिक किरण का बोल दिया। इसी का बोलिए ना। अच्छा, एक्सरे। एक्सरे का बताइए चिकित्सा उपयोग में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, सर्जरी क्षेत्र में, जासूसी करने में एक्सरे का। बताइए, परावैंगनिक किरण का खोज किसने किया था? इसका परिसर बताइए। इसका परिसर 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर। 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर के बीच परिसर होता है परावैंगनिक किरण का। यह तरंग सूर्य के प्रकाश एवं विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक ना। इसका मतलब परावैंगनिक किरण का उपयोग बताइए। परावैंगनिक किरण का प्रयोग रोगियों को सिकाई करने में, हाँ, विद्युत प्रभाव को करने में, जीवाणुओं को मारने में। इसके अवरक्त किरण बताइए। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने, अवरक्त किरण विलियम हर्शेल ने किया था। अवरक्त किरण विलियम हर्शेल ने किया था, ठीक ना। इसका तरंग दैर्घ्य परिसर बताइए। 7.8 से 7.8 × 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर के बीच। अच्छा, अवरक्त किरण का उपयोग बताइए। अवरक्त किरण का उपयोग अस्पताल में रोगियों को सेकने में, घना कोहरे में, फोटोग्राफी में, युद्ध के समय दूर दूर तक संदेश भेजने में अवरक्त किरण का प्रयोग होता है। अब होता है पृथ्वी का गर्म होने का विकिरण ऊर्जा का उदाहरण है। पृथ्वी का गर्म होना, जबकि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल का गर्म होना संवहन हो। दृश्य विकिरण, इसकी खोज किसने किया था? दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा। दृश्य प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण इत्यादि का गुण पाया जाता है। दृश्य प्रकाश में किसका गुण पाया जाता है? अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। किस प्रकाश में? दृश्य प्रकाश में, दृश्य विकिरण में। अब सूक्ष्म रेडियो तरंग, ठीक ना। इसकी खोज किसने किया था? सूक्ष्म रेडियो तरंग हार्ट्ज ने। इसे हार्ट्ज तरंग भी कहता है। इसका परिसर बताइए क्या होता है? तरंग दैर्घ्य परिसर 3 मीटर से लेकर 1 मीटर से 1 मीटर के बीच इसका तरंग परिसर होता है, ठीक ना। मतलब सूक्ष्म तरंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? टेलीविजन में, टेलीफोन में, रेडियो में। टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो किया जाता है। दीर्घ तरंग,
इसका खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इससे वायरलेस तरंग भी कहा जाता है। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर 1 मीटर से 10 पावर 4 मीटर होता है दीर्घ तरंग का। अब चलते हैं ध्वनि के बारे में, ठीक ना। साउंड, ठीक है। साउंड में देखिए, वस्तु में कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है जो एक तरंग के रूप में गति करता है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया। अब श्रव्य और पराश्रव्य। आवृत्ति परिसर के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। बताइए कौन? अब श्रव्य तरंग जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है। आवृत्ति क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम। उसे अवसर्व तरंग कहता है। इसे मनुष्य नहीं सुन पाता। अब श्रव्य तरंग को किसको मनुष्य नहीं सुन पाता है? हृदय की धड़कन, भूकंप तरंग इसी प्रकार का तरंग है, ठीक ना। हृदय की धड़कन, भूकंप तरंग कैसा तरंग है? अब श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से होता है, इसका कम होता है। अब श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच तक होता है। हाँ, उसे श्रव्य तरंग, उसे हम सब लोग सुनते हैं। मनुष्य इस तरंग को आसानी से सुन लेता है। अब होता है प्राश्रव्य तरंग। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होता है अब प्राश्रव्य तरंग होता है। इस तरंग की आवृत्ति परिसर अधिक होने के कारण इसमें ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा संचित होती है। इस तरंग की आवृत्ति, और इस तरंग को मनुष्य नहीं सुन पाता, ठीक है। किंतु कुछ जीव जैसे डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सब सुन पाता है। किस तरंग को? प्राश्रव्य, ठीक है। चमगादड़ अपने आंख से प्राश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। पंख से प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा रात में अपने मार्ग में अपने आने वाले अवरोध को वह आसानी से पता कर लेता है। चमगादड़ के द्वारा मार्ग में आने वाले अवरोध का पता ध्वनि के परावर्तन कारण होता है, ठीक ना। ठीक है। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? बताइए। फेदोमीटर के द्वारा मापता है। समुद्र में पनडुब्बी वस्तु का सोनार के द्वारा पता लगा, जो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत बताते हैं। और समुद्र की गहराई फेदोमीटर से। वायुयान की दिशा एवं गति को रडार के द्वारा। रडार किस सिद्धांत पर क्या करता है? रडार किस सिद्धांत पर क्या करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। परावर्तन के सिद्धांत पर। अच्छा, ये बताइए, प्राश्रव्य ध्वनि का जो उपयोग होता है ना, इसका उपयोग हम सब लोग घड़ी के कलपुर्जों को साफ करने में, कीमती कपड़ों की गंदगी को साफ करने में, कारखानों में चिमनी में लगी हुई गंदगी को साफ करने में, और इसका प्रयोग दूध में पाए जाने वाले जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। बताइए, अब जो ध्वनि की चाल चलते हैं, ठीक ना। यह कैसा तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में बिल्कुल ही गति नहीं करती है। 1654 में ऑटो वन गुइनेक ने ज्ञात किया कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। अच्छा, ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था के वर्गमूल का समानुपाती होता है। V is directly proportional to E रूट अंदर E। V is directly proportional to, इसको याद रखिए। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ये बताइए, अलग अलग माध्यम में तापमान में परिवर्तन के कारण ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। V1 बटे V2, इसका जो सूत्र होता है V1 बटे V2 बराबर रूट अंदर T1 बटे V1 बटे V2 बराबर T1 रूट अंदर T1 बटे T2। ध्वनि का वेग माध्यम के तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंदर, वही हुआ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंदर T। एक होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंदर E, ठीक ना, प्रत्यास्था। एक होता है, अब देखिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि होने पर 61 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 0.61 मीटर प्रति सेकंड दर से ध्वनि के वेग में वृद्धि होता है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होने पर क्या होता है? 61 सेंटीमीटर पर सेकंड या 0.61 मीटर पर सेकंड में वृद्धि हो ध्वनि के वेग में वृद्धि होता है। ध्वनि के वेग में वृद्धि कब होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि का वेग क्या होता है? माध्यम के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट डू 1/√d। हाँ, V इज इनवर्सली 1/√d, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये तो समझ गए।
बरसात के दिनों में ट्रेन की सीटी दूर दूर तक सुनाई देता है क्योंकि आर्द्रता युक्त वायु का घनत्व कम होता है। आर्द्रता युक्त वायु का घनत्व कम होता है, इसलिए बरसात के दिनों में ट्रेन का सीटी बहुत दूर दूर तक सुनाई। और कम घनत्व में ध्वनि का वेग अधिक होता है। कम घनत्व में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग गैसों के अनुभार के वर्गमूल के v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूट अंडर 1/m। वही हुआ, उसी को m2/n v1/v2 बराबर m2/n1 रूट अंडर कर दीजिए। अच्छा, 0 सेंटीग्रेड ताप सूक्ष्म वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड ताप पर सूक्ष्म वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। 750 मीटर। अच्छा, ये बताइए एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग कितना होता है? एल्युमिनियम में 1200 एल्युमिनियम में हो जाएगा 1200 एल्युमिनियम में 6500 मीटर प्रति सेकंड। और आयरन में कितना होता है? आयरन में 5030 मीटर प्रति सेकंड। और साधारण जल में होता है 1450 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड। पोटेज में 1200 मीटर पर सेकंड, इथेन में 5600 मीटर पर सेकंड। ये बताइए सभी गैसों में सबसे कम अनुभार किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का। सभी गैसों में सबसे कम अनुभार हाइड्रोजन गैस का आता है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक होगा। टंगस्टन हेक्सल फ्लोराइड का अनुभार सर्वाधिक होता है, इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम। टंगस्टन में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा। ये बताइए पवन की गति के दिशा में ध्वनि के वेग में वृद्धि हो जाती है। पवन के गति की दिशा में ध्वनि का वेग में वृद्धि हो जाती है, जबकि पवन के गति के विपरीत ध्वनि के वेग में कमी हो जाती है। पवन की गति का नियम कौन दिया था? किसने दिया था बताइए? बताइए माध्यम के दाब पर ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। माध्यम के दाब पर मतलब दाब अगर होगा तो ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होगा। पूछता है कि क्या ध्वनि का वेग दाब पर प्रभावित है? तो नहीं होगा, दाब उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। ठीक है। पवन के ये हो गया। माध्यम में परिवर्तन होने पर ध्वनि का वेग एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। अगर माध्यम में परिवर्तन हो रहा है ध्वनि में क्या क्या वेग और तरंग दैर्घ्य, लेकिन दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं। हाँ, और आवृत्ति पर कोई, अगर माध्यम में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या क्या बदलाव होगा? ध्वनि का वेग एवं तरंग दैर्घ्य, लेकिन आवृत्ति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवृत्ति पर भी प्रभाव नहीं। हाँ, आवृत्ति प्रभाव नहीं। हाँ, मच्छर काट रहा है। अब बताइए तीव्रता। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि हमें तेज या मंद सुनाई देता है। ध्वनि की तीव्रता एवं उसके आयाम के बीच का समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता एवं उसके आयाम के बीच समानुपाती का संबंध होता है। ठीक ना? ध्वनि की तीव्रता और उसके आयाम के बीच समानुपाती का संबंध होता है। ठीक ना? बताइए ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। 1 डेसिबल कितना होता है? 1/10 हाँ। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक माइक्रोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बताइए WHO के द्वारा 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि को मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। ठीक है। कुछ ध्वनि सामान्य बातचीत में कितना तीव्रता रहना चाहिए? 30 से 50 डेसिबल। फुसफुसाहट में 15 से 20। लाउड स्पीकर में कितना रहता है? 70 से 80 डेसिबल। ट्रेन की सीटी में कितना रहता है? 100 से 110। चलिए ठीक है। मनुष्य 90 डेसिबल से कम तीव्रता वाले ध्वनि को आसानी से सुन लेता है। इससे ऊपर वाले ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक ना? बताइए अब तारत्व के बारे में चलता है। ठीक ना? चर्चा कीजिए ना इसका फिर से शुरू से लाइन। वो तो लाइन वाले उसका लाइन बोल दीजिए ना। देखिए फुसफुसाहट के लिए, सामान्य बातचीत के लिए 30 से 50। गुस्सा में अगर बातचीत हो रहा था 70 से 80। गुस्सा 70 से 80। लाउड स्पीकर और उसके बाद डीजे साउंड सब में 100 से 110। ट्रेन में 100 से 110। और देखिए मशीन गन में 150 से 160। मशीन गन में 150 से 160। और रॉकेट सब में 180 से 190। 180 से 190। डाल्टन सिटी 190 से लेकर 290। बस ये तो याद करने की चीज है। उसके बाद देखिए तारत्व। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देता है। ये इसमें बहुत कंफ्यूज करता है। अधिक तारत्व वाले व्यक्ति पतली एवं कम तारत्व वाले ध्वनि मोटी सुनाई देता है।
मतलब जिसका तारत्व अधिक है ना ध्वनि पतली होगा, और जिसका तारत्व कम है उसका माने मोटी तार आवाज कम है तो उसका आवाज जैसे लड़का लोग का उसका तारत्व कैसा तारत कम है कम है तारत्व कम। कम होगा। हाँ, ध्वनि का तारत्व ध्वनि का आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व ध्वनि का आवृत्ति पर निर्भर इसको याद रखिए, ध्वनि का तारत्व ध्वनि का आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, उसमें उसके बाद जो देखिए गुणता के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। गुणता ध्वनि का वह गुण जिसके कारण सामान्य प्रबलता एवं सामान्य तारत्व वाले ध्वनि का अंतर कर लिया जाता है। मतलब गुणता क्या हुआ, गुणता ध्वनि का वह गुण हुआ जिसके कारण सामान्य प्रबल एवं सामान्य तारत्व वाले ध्वनि में अंतर होता है। मतलब वो गुण जो होता है ना, कितना प्रबल है और कितना तारत्व है, इसमें बीच में अंतर, उसको बोलते हैं गुणता। अच्छा, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन बताइए। जब ध्वनि तरंग किसी क्षेत्र से उत्पन्न होकर गति करती है तो उसके मार्ग में होने वाले कोई अवरोध रुकावट के टकरा कर पुनः वह ध्वनि स्रोत की ओर हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं। मतलब ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, जब कोई स्रोत आया बीच में, कोई अथी आया, उससे टकरा कर फिर उसी दिशा में लौट गया, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया। और बताइए, जब ध्वनि हमारे कान में सुनाई देता है उसे, मतलब कि जब प्रतिध्वनि एक चीज होता है, समझे ना। इको साउंड होता है। हाँ, इको साउंड होता है। इको साउंड किसको बोलते हैं, ध्वनि के परावर्तन के कारण परावर्तन होता है एक जैसे एक बार जब बोल रहे हैं उससे टकरा कर जो आज्ञा है ना, हाँ तो परावर्तन वही परावर्तन हुआ, ध्वनि का परावर्तन। बताइए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। 17 मतलब 16.6 मीटर, 17 मीटर लगभग। अधिकतम कोई सीमा नहीं देखा है, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, किसी भी ध्वनि का हमारे कान के ऊपर कितना तक मीटर, 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड का प्रभाव रहता है, जिसे श्रुति निबद्ध कहा जाता है। निवधि किसी भी प्रतिबिंब का हमारे मस्तिष्क में कितना सेकंड तक प्रभाव रहता है, 1/16 सेकंड से लेके 1/10 सेकंड। ध्वनि रहता है 1/10 सेकंड, लेकिन किसी भी प्रतिबिंब कब रहता है, 1/16। बताइए, ध्वनि के परावर्तन के आधार पर किसी स्थान से पर्वत की ऊंचाई, नदी चौड़ाई, गहराई, समुद्र की ऊंचाई, गहराई, कुआं गहराई पता लगाया जाता है, ठीक। ध्वनि के परावर्तन के आधार पर उसमें मतलब जैसे कि ध्वनि वहां से छोड़ दिए समुद्र से गहराई से, फिर वहां से जो ध्वनि आ रहा है उससे एक मशीन से उसको माप लिया जाता है, कितना गहराई, कितना ऊंचाई, कितना लंबाई है। बताइए, ध्वनि के परावर्तन का उपयोग रडार में किया जाता है। किसमें किया जाता है, वायुयान की स्थिति और दिशा का पता लगाने में। सोनार में किया जाता है ध्वनि परावर्तन। चमगादड़ एवं डॉल्फिन में किया जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन के बारे में, स्टेथोस्कोप के द्वारा ध्वनि के परावर्तन के समान ही प्रकाश में भी परावर्तन घटना देखा जाता है, ठीक ना। जैसे ध्वनि का परावर्तन उसी तरह प्रकाश का परावर्तन। बताइए, ध्वनि के अपवर्तन, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कुछ मुड़ाव आ जाता है, इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। ध्वनि का अपवर्तन के कारण ही जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम आता है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, किंतु जब ध्वनि तरंग संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर आ जाती है। यही कारण है कि दिन के समय, ये देखिए, यही कारण है कि दिन के समय पास में होने वाले कोलाहल नहीं सुनाई देती है, जब हमको रात में दूर में होने वाले कोलाहल को आसानी सुन लेते हैं। ये किसका कारण है, ध्वनि का अपवर्तन का। ध्वनि का अनुरणन या गूंज, समझे, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। जब किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर दिया जाता है, सुनिए, जब किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर दिया जाता है तो फिर भी कुछ समय तक ध्वनि की गूंज सुनाई देती है, इस घटना को क्या बोला जाता है, अनुरणन। देखिए, मतलब कि जब ध्वनि के स्रोत को बंद कर दिया जाता है किसी हॉल में, फिर भी कुछ समय तक ध्वनि की गूंज सुनाई देती है, उसी को अनुरणन बोलता है। यदि हॉल का अनुरणन काल 0.1 सेकंड का होता है तो उसे हॉल को गुंजामन काल कहा जाता है। यदि हॉल का अनुरणन काल 0 सेकंड का होता है तो उसे हॉल को गुंजहीन काल कहा जाता है। किसी हॉल का 0.8 सेकंड का होगा तो गुंज हॉल कहा जाएगा। अब बताइए, ध्वनि का अनुनाद, ठीक ना। जब एक और चीज देखिए, ध्वनि का अनुरणन में किसी हॉल को गुंजाहीन बनाने के लिए उस हॉल की दीवार को मोटे चादर या लकड़ी के फट्टी लगा दी जाती है, हॉल की दीवार एवं छत को रुखरा बना दिया जाता है। जैसे कि फिल्म हॉल में देखते हैं ना, रुखरा बनाता है ताकि गुंजामन नहीं सुनाई दे, इसीलिए हाँ। ध्वनि का अनुनाद, रेजोनेंस ऑफ साउंड। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी स्रोत पर कोई दूसरा ध्वनि तरंग आकर टकराती है
उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसे एक कंपन उत्पन्न होता है। इस घटना को ध्वनि का अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का अनुनाद एक बार सुनिए, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी स्रोत पर कोई दूसरा ध्वनि आकर टकराती है। मान लीजिए ध्वनि यहाँ स्रोत हो रहा है और कोई दूसरा ध्वनि आकर यहाँ टकरा गया, उसको क्या बोलेंगे? ध्वनि अनुनाद। ध्वनि अनुनाद का कारण बताइए। ध्वनि अनुनाद का कारण है कि सैनिकों को पुल पार कदम से कदम मिलाकर चलने की इजाजत नहीं जाती, क्योंकि सैनिकों को चलने की आवृत्ति पुल की आवृत्ति से मिल जाती है, जिससे पुल में एक विशेष प्रकार का कंपन शुरू हो जाता है, जिससे पुल टूटने की संभावना हो जाती है। विभिन्न रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को आसानी से सुना जा सकता है। जब कोई गायक बंद कमरे में गाना गाता है तो कभी कभी खिड़की में लगे शीशा चटकने की टूटने की संभावना होती है। ध्वनि के अनुनाद के कारण जब तानसेन गाता था तो शीशा टूट जाता था, ध्वनि का अनुनाद के कारण। धड़कन इतना धड़कन, हाँ, इतना अनुनाद चप जलता था उसका। ध्वनि का विवर्तन देखते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि तरंग के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, जो ध्वनि तरंग उस अवरोध के किनारे मुड़कर आगे गति कर लेते हैं, इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। मान लीजिए ध्वनि आ रहा है, ठीक ना, और किसी का अवरोध हो गया, इस कोना से टकरा के फिर मुड़ गया, दूसरे कोना, मतलब इस कोना से टकरा के आगे बढ़ गया ध्वनि, उसको क्या बोलेंगे? विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि के विवर्तन की तरह प्रकाश का विवर्तन होता है, किंतु प्रकाश तरंग का तरंग दैर्घ्य ध्वनि की तुलना में कम होता है। प्रकाश तरंग के तरंग दैर्घ्य ध्वनि की तुलना में कम होता है। प्रकाश का विवर्तन को स्पष्ट महसूस नहीं किया जाता है। ध्वनि के परिवर्तन घर का दरवाजा, खिड़की, दीवार किसी से भी हो सकता है। मतलब ध्वनि का परिवर्तन कैसी भी टकरा, मान लीजिए उस कोना से टकराएगा तो मुड़ जाएगा, कोई विवर्तन हो गया। ध्वनि का व्यतिकरण के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना? क्या है व्यतिकरण? ध्वनि का व्यतिकरण सामान्य आवृत्ति एवं सामान्य आयाम वाले ध्वनि तरंग कोई ध्वनि स्रोत एवं उत्पन्न होकर गति करती हुई किसी खास बिंदु पहुंचती है, तो कभी उस ध्वनि तरंग की तीव्रता अधिक तो कभी उस ध्वनि तीव्रता कम सुनाई देती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। मतलब समझे इसका व्यतिकरण का मतलब समान आवृत्ति और समान आयाम वाले ध्वनि तरंग जो एक ही ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होता है, मतलब समान आवृत्ति होगा और ध्वनि, अगर ध्वनि जो होता है उत्पन्न हो रहा है एक ही स्रोत से, मान लीजिए हम बोल रहे हैं, सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, यही स्रोत है उत्पन्न होने का, तो एक आयाम होगा, ये एक आवृत्ति होगा, समान आयाम समान आवृत्ति। किसी बिंदु पर पहुंचता, जब ये बिंदु किसी बिंदु पहुंच जाएगी तो कभी उस ध्वनि तरंग की तीव्रता अधिक हो जाती है और कभी कम हो जाती है, ठीक ना? उसको क्या बोलेंगे? ध्वनि का व्यतिकरण। समझ गए? मतलब कि जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहा है ध्वनि, उसका आवृत्ति भी समान है और आयाम भी समान है, और जब कभी मतलब दूर जाता है, किसी बिंदु पर जाता है तो कभी कम सुनाई देता है, कभी ज्यादा सुनाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। जिस स्थान पर ध्वनि की तीव्रता अधिक महसूस होती है उसे संतोषी व्यतिकरण कहा, जहाँ तीव्रता कम महसूस होता है उसे विनाशी व्यतिकरण। ध्वनि के व्यतिकरण के समान प्रकाश का भी व्यतिकरण होता है। ध्वनि का व्यतिकरण का प्रभाव रेडियो सुनते समय महसूस किया जाता है। अब है ध्वनि का लास्ट जो टॉपिक है, मैक संख्या है, ठीक है? वायुयान के चाल का निर्धारण, यदि मैक संख्या 1 से कम हो तो उसे वायुयान का सब सोनी, यदि मैक संख्या 1 से कम हो तो यदि मैक संख्या 1 हो तो सोनी की, यदि मैक संख्या 1 से अधिक 5 से कम हो तो सुपर सोनी, अगर 5 से अधिक हो तो हाइपर सोनी, अगर 1 से कम हो तो सोनी के, अगर 1 के बराबर हो तो सोनी के, 1 से कम होगा तो सब सोनी, 1 के बराबर सोनी के, 1 से 5 के बीच में रहेगा तो सुपर सोनी, हाँ, और 1 5 से अधिक रहेगा तो हाइपर सोनिक। अब होता है डॉपलर प्रभाव। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होता है तो श्रोता को ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से अलग आवृत्ति सुनाई देती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होता है, मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत, जैसे कि ट्रेन भी चल रहा है, वो ध्वनि देते हुए चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, उसमें अपेक्षित, मान लीजिए ट्रेन हम एक दिशा में चल रहा है तो उसकी अपेक्षित गति कम मतलब माइनस हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं अपेक्षित गति क्या होगा? प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यही बात कर रहा है। अगर अपेक्षित गति होता है तो श्रोता को ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से अलग आवृत्ति सुनाई देती है। मान लीजिए कि इधर से ट्रेन जा रहा है, उधर से आदमी आ रहा है, तो ध्वनि ज्यादा सुनाई देगा आवृत्ति। अगर इधर से ट्रेन भी जा रहा है, उधर से आदमी भी मतलब कि दूर भाग रहा है तो कम सुनाई देगा। यही हुआ, जैसे जैसे ध्वनि से जैसे आदमी दूर जाएगा तो कम आवृत्ति सुनाई देगा, ध्वनि का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। यही हुआ गया। डॉपलर प्रभाव के कारण ही वायुयान की स्थिति एवं दिशा पता लगाया जाता है। डॉपलर प्रभाव के कारण वायुयान की स्थिति और दिशा का पता लगाया जाता है। इस तरह से हम सब लोग आज ये तरंग वेव मोशन पूरा अच्छा से पढ़ लिए।
चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अंजाम देने का। थैंक्स।